हाय। ये क्लास 10 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 पार्ट में इसे किया। उससे पहले हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ये है, अब इसमें हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज और सॉइल के बारे में, इसे क्या होता है, कि कैसे कितना कितना है हमारे इंडिया में, और इसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इसका क्या यूज है, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। एग्जाम पर्पज से कोई कंपटीशन का या क्लास के एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसाइज वे में ये है। मैंने 4-5 घंटा लगाया तो फिर मैं ये तरीका ढूंढ पाई, जिससे मतलब एक भी चीज़ एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा, आपका ये आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो इसको देख करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा और लाइट वाइट का सब होगा। पहले मतलब थोड़ा अगर सही से चला वीडियो, अगर लोगों को पसंद आया तो ये हो सकता है। अगर नहीं पसंद आया तो फिर मैं करने का क्या ही मतलब है, कोई और वीडियो देख लो जहाँ समझ में आया वो कर लो। तो इसलिए मैं भी देख रही हूँ, अगर पसंद आया, लोगों को समझ में आता है तो मैं आगे करूँगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये लैंड रिसोर्सेज एंड, अब पहले हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। तो जो हमारे पृथ्वी पे, अर्थ में है, वो 43% प्लेन है। 43% क्या है? प्लेन। 30% माउंटेन और 27% प्लेट्यू। 3 चीज़ होता है, प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू, यानी सबसे ज़्यादा प्लेन है। प्लेन मतलब जो नदी से मिट्टी काट करके लेके प्लेन बनता है, वो जो मटेरियल होता है पहाड़ का। तो ये पहले पिछले वाले वीडियो में किया है। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है तो आप शुरुआत से जो मेरा वीडियो है 6 क्लास से, वो एक बार आप देख लो अगर टाइम है तो, नहीं तो वैसे जो वीडियो जिस क्लास का है वो आप देख सकते हो। लैंड यूटिलाइजेशन, ये लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी इस वाले पार्ट में। बुक में ये चीज़ जो ये इतने दूर में लिखा हुआ है वो 4-5 पेज में दिया हुआ है, आप इतना दूर में 10 मिनट में कर लोगे। तो देखो देखो लैंड यूटिलाइजेशन, हमारे यहाँ लैंड पे क्या क्या हो सकता है। फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड फॉरेस्ट है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ रोड बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, जो बहुत दिन से ऐसा सूखा पड़ा है, कचरा लोग फेंकते रहते हैं, वो है। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, और बिल्डिंग, रोड, रेलवे, ये सब जो होता है वो 2 तरीके का होता है। बैरन और वेस्ट लैंड, जिसके में कुछ किसी को रिकग्नाइज ही नहीं है कि इसका कुछ यूज किया जा सकता है, तो वेस्ट लैंड हो जाता है। और बिल्डिंग से बनता है, वो 2 तरीके का होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर तीसरा है अदर कल्टिवेटेड लैंड, मतलब एक्सक्लूड करके फैलो लैंड। 2 तरीके का होता है, फैलो लैंड होता है और एक होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। उसमें 3 आते हैं, परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रास जहाँ पर लोग गाय भैंस ये सब चरता है, मतलब घास वास खाता है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, मतलब ऐसा लैंड जिसमें कोई पेड़ पौधा उग गया हो, आम हो रहा हो, बनाना हो रहा हो, वो सब हो रहा होगा, बाग बगीचा है, फालतू का चीज़ है, तो वो सब हो गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ। फिर है कल्चरल वेस्ट लैंड। कल्चरल वेस्ट लैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा से वहाँ वो कल्टीवेशन ना हुआ हो, 5 साल से ज़्यादा ईयर्स में वो कल्टीवेशन ना हुआ हो। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर 3 आता है, ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर जो मिसलेनियस ट्री होता है, अलग अलग सेपरेट ट्री होता है, वो लगा हो, या फिर कल्चरल वेस्ट लैंड। कल्चरल वेस्ट लैंड के में आता है वो लैंड आता है जो 5 साल से ज़्यादा से उसको सोन नहीं किया हो, मतलब उसमें कल्टीवेशन का कोई प्रोसेस ना हुआ हो। तो 3 चीज़ आता है अदर कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड लैंड में, मतलब फॉरेस्ट लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, 3 हो गया। चौथा है फैलो लैंड। फैलो लैंड में 2 होता है, करेंट फैलो लैंड और अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड मतलब होता है 1 साल से जिसमें कोई भी क्रॉप नहीं उगा है, उसे छोड़ देते हैं बहुत बार कि नेक्स्ट ईयर जब उसमें फिर से फर्टिलाइज हो जाएगा, अपने वो फर्टिलाइजन कर लेगा, फिर उसमें ग्रोथ करेंगे, तो वो होता है करेंट फैलो लैंड, जो 1 साल से जिसमें छोड़ दिए, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, फालतू का पड़ा हुआ है। फिर फैलो लैंड दूसरा होता है अदर देन करेंट। अदर देन करेंट फैलो लैंड में ये है जो मोर देन 5 साल से उसमें कोई काम नहीं किया गया है। तो अदर कल्टिवेटेड लैंड और फैलो लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन और फॉरेस्ट, 4 तरीके का लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन है या नहीं, फालतू का पड़ा हुआ है और क्या है। तो 5 साल से ज़्यादा अगर हुआ होगा तो वो अदर देन करेंट फैलो लैंड होता है, जो 1 साल से इसमें खेती ना किया हो। फिर एक टर्म है ग्रॉस कल्टीवेशन।
इतना समझ में आ गया? इसमें भी कोई डाउट है, कहीं भी कुछ डाउट है आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है? फिर देखो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, प्लस नेट सोन एरिया। मतलब ये होता है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब होता है जिसमें एक साल में 2 या 3 क्रॉप उसमें लगाया जाता हो। सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर, एक साल मतलब एक साल का एग्रीकल्चर ईयर में उसमें 2-3 बार वो सोन किया जाता है, 2-3 बार उसमें लगाया जाता है। और नेट सोन एरिया, जितना सोन एरिया है। ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया में 2 चीज़ याद रखना, नेट सोन एरिया जितना सोन किया गया है, मतलब जितना उसमें बोया गया है वो एरिया, प्लस एक साल में 2 या 3 बार उसको उसमें बोया गया हो कुछ लगाने के लिए, तो उसे बोलते हैं नेट ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ये होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्या ज़रूरत होता है। लैंड पैटर्न क्या है? लैंड पैटर्न किस पर डिपेंड करता है? लैंड पैटर्न इन इंडिया, ये है क्लाइमेट पे, फिजिकल फीचर, नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर, मतलब पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर। मतलब लैंड पैटर्न, लैंड इस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, फिजिकल फीचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और ह्यूमन फैक्टर मतलब पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर। ये लैंड पैटर्न इन इंडिया डिटरमाइन बाई, किससे डिटरमाइन होता है? ये 3 चीज़। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो लैंड बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर करके फर्टिलाइज यूज़ करके वो बेकार हो जाएगा। दूसरा है फिजिकल फीचर कैसा है? अगर प्लेन है तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगा। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट अगर मान लो बहुत ठंडा एरिया तो वहाँ भी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा। तो ये चीज़ लैंड पैटर्न, ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये मान लो इंडिया है, इसका एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। इसका एरिया में से 93% हमारे पास है, और जो 7% है वो कुछ चाइना ले चुका है और कुछ पाकिस्तान लिया होगा, उसे बाद में हम ले लेंगे, अलग बात है। फिर है इसमें से नेट सोन एरिया कितना है? नेट सोन एरिया, का 80% पंजाब और हरियाणा के पास है, पंजाब और हरियाणा। और लेस देन 10% नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट। मतलब कुछ जगह में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमारे इंडिया में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टिवेटेड लैंड का, उसमें क्या है, इसका इतना एरिया है, 93% लैंड है, उसमें से जो नेट सोन एरिया है उसका 80%। अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है तो उसमें से 80 किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के पास है, और कम 10 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम नॉर्थ ईस्ट में है, और बाकी अदर जगह पे। तो इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर भी प्लान करना चाहिए। मतलब ये तो हो गया ना कंसंट्रेशन इन वन हैंड, तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि सबके पास इक्वल लैंड हो, क्लाइमेट उस तरीके से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को।
ताकि सब अच्छे से जीवन चल पाए सबका। फिर देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो था, नेशनल एनसीईआरटी बुक अगर तुम्हारे पास है तो उसमें मैप दिया हुआ है कि कौन से एरिया में कितना फॉरेस्ट है, कितना लैंड है, कितना कल्टिवेटेड लैंड है, ये सब तुम बुक में देख लो। और मैप में करने को, ज्योग्राफी बिना मैप का नहीं होता है। मैं इसे अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं मैप पे करके समझा दूंगी अच्छे से। तो जैसे जैसे टाइम होता है, नहीं तो अगर तुम्हारे पास अभी मैप है या बुक है तो बुक में सारा दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना। तो उसमें एक डाटा भी दिया हुआ है कहाँ पर कौन सा लैंड कितना है, एक सर्कल बना करके, तो उस तरीके से करना। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था 1952 का, उसमें कहा गया था कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, पर हमारे पास अभी इतना नहीं है। 24% तक हम पहुंच पाए हैं। बुक में देखना कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है कि हम लोग के पास फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, पर अभी हम लोग इतना नहीं पहुंच पाए। बहुत साल पहले 18% था, 18% से होते हुए मतलब बहुत सारे पॉलिसी बनाने के बाद 24% पहुंच पाए। यानी 24% पहुंच पाए तो हम 33% पहुंच पाएंगे आगे आने वाले समय में। पर हाँ, एक सही पॉलिसी बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी हो सकता है ऐसा। तो अभी ये वाला चीज़ डाटा दिया हुआ है तुम्हारे बुक। अब लैंड डिग्रेडेशन और ये पढ़ेंगे, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। इतना जरूरी है, इतना तरीके का लैंड है तो इसे बचाना भी तो जरूरी है। क्या प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम सभी समझेंगे हम तभी उसका कंजर्वेशन हो सकता है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ऐसे मतलब कैमरा में देख के पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है कि इस साल कोई सामने हो तो उसे डांट के, बोल के, मजाक करके करो तो फिर पढ़ने में मजा आता है। फिर भी तुम लोग कोऑपरेट करोगे। लाइव क्लास लेंगे जब बहुत टाइम हो जाएगा, अगर व्यूज़ आने लगेंगे, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे मेरी वीडियो, फिर और ज़्यादा मजा आएगा लेने में। बस पढ़ने में हो, ऐसे प्रेशर लेके पढ़ने से कभी समझ में नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। हर चीज़ को एंजॉय करो, मजे करो, पढ़ाई को भी समझो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली समझो। ऐसा कुछ भगवान बना के तो लिख के नहीं भेज दिया ना, जो हो रहा है दुनिया में वही लिखा हुआ है बुक में। तो एंजॉय करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पढ़ो। तो लैंड कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि वी हैव shared our land with the past generation and will have to do with the future generation, will have to do so with future मतलब कंजर्वेशन का क्या है, कैसे हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। वी हैव शेयर्ड अवर लैंड, हमें जो लैंड मिला है, हमारे फ्यूचर पास्ट जनरेशन जो है वो हमारे साथ शेयर किए हैं लैंड। हमारा ये कर्तव्य है कि यही सेम लैंड मतलब बिना कुछ खराब किए, इसको फर्टिलाइजेशन बना हुआ हम अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करें, ताकि वो कोई प्रॉब्लम में ना आ पाए। ये हमारा कर्तव्य होता है। जैसे मम्मी पापा कर्तव्य होता है ना बच्चों को सही दिशा दिखाना, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन ही हमारे बच्चे की तरह ही है। तो उन्हें उनके लिए कुछ छोड़ना, ना कि डिग्रेडेट कर देना लैंड को, उनको वो भूखे मर जाए, ये इंसानियत नहीं होता है। हमें इस तरीके से डेवलपमेंट अपना करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि लैंड कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है। फिर देखो 95% जो लैंड है वो फूड, शेल्टर, ये सब लैंड से मिलता है। हमें किससे मिलता है, आर ऑब्टेन्ड
लैंड क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें फूड फूड मतलब उपजता ज़मीन में है कोई चीज़, शेल्टर मतलब घर बनता है ज़मीन पे, क्लोथिंग जैसे कपास जूट ये सब हमें लैंड से प्रोवाइड होता है। जितना 95% जो यूज करते हैं डेली लाइफ में सब कुछ लैंड से मिलता है, तो लैंड कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी से ये क्या हो रहा है, डिग्रेडेटेड हो रहा है। कंजर्वेशन समझ में आ गया, अब डिग्रेडेटेड क्यों हो रहा है, मतलब कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी ये समझ में आ गया। अब डिग्रेडेशन ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कंजर्वेशन करना जरूरी है, लोग ऐसा काम हम क्या क्या कर रहे हैं, तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी जिससे लैंड हमारा खराब हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी पहले डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन दूसरा है ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन का तो मतलब पता है पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं तो मिट्टी जमीन का नुकसान हो जा रहा है। ओवरग्रेजिंग मतलब जो हम अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है पेड़ जानवर तो वो घास वास खत्म हो जाता है और वो जो जमीन होता है वो बंजर बन जाता है। माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटी से क्या हो रहा है, वहाँ का जो पेड़ पौधा है वहाँ बहुत भारी में कट करते हैं, वहाँ का पेड़ पौधा कट करते हैं तो वहाँ पे जो जानवर होता है वो भी मर जाते हैं, और जब पेड़ पौधा जानवर मर गया तो ज़मीन में कुछ बचा ही नहीं, वो ज़मीन भी खोखला हो जाता है, तो माइनिंग एक्टिविटी से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है क्वारिंग, क्वारिंग में डिगिंग होता है, ज़मीन को खोद खोद के उसको और ज़्यादा खोखला बना देते हैं। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन से क्या होता है ना, जमीन पानी अंदर जा ही नहीं पाता है, पानी हमेशा ऊपर रहता है जिससे सॉइल जो उसका लैंड का क्वालिटी खराब हो जाता है, तो ओवर इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए। तो लीचिंग नहीं हो पाता है, मिट्टी ऊपर में रहता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ सॉइल बन जाता है, तो वो लैंड को नुकसान करता है। तो ये सब चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे क्या होता है हमारा लैंड को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब गलत है, डिफॉरेस्टेशन हमें करना ही नहीं चाहिए। जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है जिसको इतना टाइम लगा बनने में, फिर से हम पेड़ लगाएंगे उसको इतना और टाइम लगेगा। एफॉरेस्टेशन थोड़ा सा नुकसान को भरपाई कर सकता है, थोड़ा सा पाप धुल सकता है, पर जो हम पाप किए हैं वो पाप करना ही नहीं चाहिए, जिससे जमीन को खराब करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना ही नहीं चाहिए। कुछ और नियम अपना लो। डिफॉरेस्टेशन पूरा पेड़ काट के एक पेड़ लगा दिए, उसे लगने में बनने में उसका वहाँ जो एनिमल था वो मर गया, वो कहाँ से आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन करना बहुत बेकार है, फिर भी पाप को थोड़ा धुलने के लिए एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। तो ये है, हम डिफॉरेस्टेशन को एकदम बंद कर देना चाहिए, बहुत ही जरूरी हो तो ही करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। प्रॉपर प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ ग्रेजिंग। देखो अब हम ग्रेजिंग जरूरी है क्योंकि जानवर भी तो कुछ खाएंगे ना, उन्हें भी तो चाहिए, क्योंकि वह वो भी तो उनके उसमें भी तो जान है, उनसे हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी होता है, दूध वूध बेचते हैं तो ये भी चलता है। तो ग्रेजिंग बहुत ज़रूरी है, पर एक प्लान के साथ एक एरिया ऐसा बना दिया जाए जिसमें घास वास हो, फिर से घास उसमें लगा दिया, फिर घास लगा दी, एक लिमिटेड एरिया, एक प्लान बना दिया जाए कि ये ग्रेजिंग के लिए ज़मीन है। अब एकदम से उठा के पूरा ज़मीन दे देते हैं, वो बंजर हो जाता है, मतलब बिना सिस्टमेटिक ढंग से ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इसमें लोगों को डालना, इसे प्लान करना, तभी हो सकता है। वो लोग हमारे पास हैं पर उतना किसको टाइम है, अपना जेब भरने से फुर्सत नहीं होता है लोगों को, ताकि वो किसी और के बारे में सोच पाए। इसलिए हमें पढ़ाई करते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन पाए, समझ पाए बातों को। तो पढ़ाई करना इसलिए जरूरी होता है, पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं होता है एग्जाम में पास हो जाए। देखो एफॉरेस्टेशन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर ग्रेजिंग, प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ ग्रेजिंग, दूसरा तीसरा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। ये ड्राई इलाका में होता है, जैसे हम लोग पेड़ ऐसे लगा देते हैं लाइन से पेड़ ऐसे लगा देते हैं तो क्या होता है, जो हवा आ रहा है यहाँ से
वो एकदम से मिट्टी को उठा के ले नहीं जाता है, वो यहाँ पे एयर का वेलोसिटी कम हो जाता है, पेड़ से टकरा जाएगा एयर, तो एयर का वेलोसिटी कम हो जाएगा, एयर कम पड़ जाएगा, तो मिट्टी यहाँ का नुकसान नहीं होगा, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसीलिए एक शेल्टर मतलब एक लाइन में पेड़ पौधा को लगाना। तो ये काम ड्राई स्टेट में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, जहाँ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, एक जगह जमीन खोखला ना हो जाए, तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा है स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी। फिर चौथा जो ये है हमारा दिया होगा, ये 3 चीज समझ में आ गए। फिर फोर्थ सॉल्यूशन है स्टेबलाइजिंग जेसन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी। मतलब जो भी ड्राई इलाका में छोटा छोटा पेड़ पौधा हो सकता है, कैक्टस हो सकता है, उसी को ही ग्रो करो, ताकि थोड़ा सा तो जमीन बच जाए। सैंड ड्यून से उड़ उड़ के जाने से पेड़ पौधा बचा लेता है, उसका वेलोसिटी कम कर देता है। तो पांचवा मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड मतलब जो भी लैंड बचा हुआ है, जो ऐसे रखा हुआ है, उसे रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारे पास अभी इतना टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, लोगों को उसमें डालना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ पर लैंड ज़रूरत का है, कहाँ फालतू का है, फॉरेस्ट लैंड एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर वहाँ पे लोग को जाना, अवेयर करना, अपने मतलब अपना देश, अपना घर को हम अपना समझते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके रखते हैं, इस रूम में ये होना चाहिए, वो घर में वो होना चाहिए। अरे घर अपना है, देश भी तो अपना है ना, तो उसे अपना समझ के काम करने से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और सस्टेनेबल लाइफ डेवलप होगा। तो ये करना चाहिए। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वेस्टलैंड का। कहाँ कहाँ वेस्टलैंड है? कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी। तो माइनिंग एक्टिविटी फालतू का हर जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कहाँ माइनिंग करने से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो पेड़ पौधा का और जानवर का। तो वहाँ उतना ही माइनिंग किया जाए एक सिस्टमेटिक ढंग से जितना ज़रूरत हो। तो कंट्रोल करना चाहिए माइनिंग एक्टिविटी पे। परमिशन भी आजकल गवर्नमेंट कर रहे हैं कि स्टेट परमिशन देंगे, सेंट्रल परमिशन देंगे, वो जगह को रिकग्नाइज करके कि वो माइनिंग के लिए लायक है या नहीं। क्योंकि सिर्फ हम माइनिंग कर लिए सामान निकालिए, ये सही नहीं है ना। हमें ये भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि वहाँ वो माइनिंग करने से वहाँ के लोगों को, वहाँ जो जंगल है, वहाँ जहाँ पर एनिमल्स है, उनको नुकसान हो रहा है नहीं। अगर उनको नुकसान होगा तो हमारे इकोसिस्टम को नुकसान होगा, इकोसिस्टम को नुकसान होगा तो पूरा प्लानट प्रॉब्लम पड़ जाएगा। जब प्लानट प्रॉब्लम पड़ जाएगा तो हम मिनरल लेके क्या ही करेंगे। तो सब कुछ को बैलेंस करना जरूरी है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट, प्रॉपर discharge and disposal of industrial effluent। अब जमीन का कचरा हो या घर का कचरा हो, कहीं भी ले जाके हम फेंक देते हैं, पर उस कचरा में बहुत सारा एलिमेंट्स होता है जो जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मान लो कैडमियम हो गया, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। अब उस जमीन में बाद में अगर कल्टीवेशन हुआ, क्रॉप हुआ, तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वहाँ से पानी होके गुजरा, पानी जाके नदी में गया, समुद्र में गया, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो एक्वेटिक लाइफ, पानी वाले लाइफ को प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए इसके लिए भी एक सिस्टमेटिक ढंग बनाना चाहिए। इसका जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको तो या तो साइकिल प्रोसेस में डालना चाहिए, या उस जगह एक जब भी कोई इंडस्ट्री बनता है तो इंडस्ट्री में प्रॉफिट के साथ साथ ये देखना चाहिए कि उसका जो वेस्ट होगा उसको कैसे मैनेज करना होगा। अगर ये हर इंडस्ट्री बस ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट के बाद जो नुकसान हो रहा है लोगों का, उसका कौन देखेगा? तो उसके लिए भी सबसे, जब भी हम प्लान करते हैं इंडस्ट्री का, तो ये भी देखना चाहिए जो वेस्ट वहाँ से निकलेगा उसका प्लान कैसे होगा। जमीन को खराब कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम पहुंचेगा, तो उस पैसे लोगों को प्लान पहुंचेगा, प्लानिट को प्लान पहुंचेगा, तो आप भी प्रॉब्लम में रहेंगे। जब आप प्रॉब्लम में रहेंगे तो प्रॉफिट का क्या मतलब है? तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के प्लान कर, एक सिस्टमेटिक प्लान ढंग से करने से हमारे पास रिसोर्सेज है, लोग हैं। आप जो लोगों को जॉब में लगाइए, उसको बोलिए प्लान करने के लिए, एक से एक प्लान कर देंगे। टैलेंट का कमी नहीं होता है, पर उसे मौका ही नहीं मिलता है। अब मौका दीजिए करके।
नहीं नहीं, बस अपना जेब भरना है, आप उसमें जॉब दीजिए। बहुत सारा काम है जिसमें हम लोग लगा के एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करा सकते हैं, पर कौन करेगा, इतना टाइम किसके पास है। तो ये चीज़ है। तो सॉल्यूशन था, 7 सॉल्यूशन है। फिर अब देखते हैं सॉइल के बारे में। ये लैंड के बारे में हो गया। लैंड में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगी। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं अलग से वीडियो बना करके रात रात भर जग के समझाऊंगी, पर समझाऊंगी, क्योंकि अपना डाउट को दबाना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो ये मेरा मेन पर्पस होता है कि लोगों को मेरे पास जो ज्ञान है, जो मैं समझी हूँ, आप तक पहुँचाऊँ, बस मेरा ये पर्पस है। तो अगर आप कमेंट करो, अगर पसंद आए वीडियो तो बताना, मैं और वीडियो बनाऊंगी इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल एज अ रिसोर्सेस। देखो, अब इस हम देखेंगे सॉइल क्या होता है, कितने तरीके का सॉइल होता है, कौन से सॉइल पे कौन सा क्रॉप होता है, तो हम सॉइल के बारे में सारा देखेंगे हम। देखो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मान लो पैरेंट रॉक है, यहाँ पे रॉक है, ये वेदर्ड होता है, वेदर्ड होकर ऊपर में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बन जाता है, फिर इसमें कुछ काम होता है, फिर और वो पार्टिकल बनता है, फिर ऊपर टॉप सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल, जिसमें कुछ कुछ पेड़ पौधा हो सकता है, ह्यूमस होता है इसमें बहुत ज़्यादा। ये पेरेंट रॉक, ये वेदर्ड रॉक, ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है बना करके। 4 लेयर होता है, इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है। रॉक ही होता है, रॉक वेदर टूट जाता है, टूटने के बाद उसमें और मिलते जाता है, क्लाइमेट टेम्परेचर की वजह से मॉइस्ट आ जाता है उसमें, फिर वो चेंज होता है। तो जगह जगह पे डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेट है, कैसा टॉपोग्राफी है, कैसा रॉक है, उस हिसाब से वो सॉइल बनता है। जहाँ पे कहीं मान लो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अंदर से वो आया होगा रॉक, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल बन जाता है, उसमें प्रोसेस होकर के वेदर होकर टूट करके। तो सॉइल जो फॉर्मेशन होता है, कहीं रेड होता है, कहीं ब्लैक होता है, कहीं येलो होता है, उसका फाइन स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे क्लेई टाइप का बहुत फाइन पार्टिकल होगा, कहीं सैंडी होगा। ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा था और क्लाइमेट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for soil formation, कलर, थिकनेस इस पे डिपेंड करता है कितने दिन में सॉइल बना, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। The soil of India are classified in different type. देखो, on the basis of the factor responsible for soil formation क्या है, कलर, मतलब ये फैक्टर जो होता है, सॉइल का फैक्टर कैसे बना है, वो किस पे, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल कंपोजिशन। मिट्टी का जो थिकनेस होता है, उसका कलर होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो उसका कंडीशन क्या था बनने का, उसका पेरेंट रॉक कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, टोपोग्राफी कैसा था, उसको कैसा माहौल बना, इस पर वो डिपेंड करता है, उसका कलर, टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब इंडिया का सॉइल के बारे में बात करते हैं। The soil of India बस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे वाला चैप्टर और भी बड़ा है, खुद से पढ़ने में तो बहुत दिक्कत होता है, मुझे पूरे 2-3 दिन लग जाते हैं सेम बात जानने में, पर मुझे पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ताकि मैं इसे बहुत कंसाइज वे में दूसरों के लिए आसान कर पाऊँ। सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। कैसे, देखो,
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं। पहले है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल्स, ठीक। एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ होता है? नॉर्दर्न प्लेन में होता है, also extend इन राजस्थान तक भी, कहीं कहीं राजस्थान में भी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल को बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश जो नदी से होके आती है। पर ये वाला सॉइल एक कॉरिडोर बना हुआ है, राजस्थान गुजरात में भी है। तो ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात, नैरो कॉरिडोर क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और कहाँ पे होता है? ईस्टर्न, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिल जाएगा ईस्टर्न में, नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न में भी मिल जाता है प्लेन में। डेल्टा वाला और डेल्टा, और कहाँ मिल जाएगा? डेल्टा ऑफ, यहाँ पर गोदावरी कावेरी कृष्णा का डेल्टा होगा, यहाँ पे वहाँ मिल जाएगा गोदावरी कावेरी कृष्णा। तो ये सब जगह में देखो, यूपी बिहार थोड़ा झारखंड में तो ये मिलेगा ही प्लेन पे, जहाँ गंगा बह के जाती है वहाँ एलुवियल सॉइल है। और कभी पूछेगा कि राजस्थान और गुजरात में होता है या नहीं, तो देखेंगे वहाँ तो मतलब ड्राई इलाके, एलुवियल सॉइल हो ही नहीं सकता। नहीं, वहाँ भी एक नैरो कॉरिडोर गया है, जो कहीं कहीं एलुवियल सॉइल है, वहाँ भी कहीं कहीं क्रॉप होते हैं। वहाँ अगर सही से इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाए तो वहाँ क्रॉप हो सकते हैं। तो ये हो गया डेल्टा वाली जगह पे। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में भी एलुवियल सॉइल होता है। अब इसमें क्या मिक्स होते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड मतलब होता है बड़ा पार्टिकल, सिल्ट मतलब उससे छोटा, और क्ले मतलब उससे भी छोटा, ये उससे भी छोटा पार्टिकल। क्ले में बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा पानी गीला गीला टाइप रहता है, पर इसे अगर सूखा छोड़ दिया जाए तो बंजर भी हो जाता है। तो ये तीनों मिक्स होता है, सैंड सिल्ट और क्ले एलुवियल सॉइल में। तीनों मिक्स हो तो और फर्टाइल होगा, जो भी क्रॉप लगा हो जाएगा। अगर सैंड वाला लगाएंगे तो भी हो जाएगा, सिल्ट वाला लगाए तो भी हो जाएगा, और क्ले वाला बिहार में कुछ भी फेंक दो, लगा दो, कुछ भी हो, अपने आप हो जाता है। वहाँ मिट्टी बहुत फर्टाइल है। अगर ठीक से उसको सिस्टमेटिक ढंग से बिहार को रखा जाए तो बिहार आज भी वो मगध जैसा रिच हो सकता है, पर उसको उसमें सही लोग सही तरीके से उससे डेवलप, उसको ज़रूरत है सही इंसान के, सही लोग का, तो वो फिर उसको वो होल्ड कर पाए, उसको डेवलप कर पाए। जब कोई इंसान भटक जाता है तो उसे एक सही इंसान उसको गाइड मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा महान बन जाता है। वैसे बिहार को चाहिए, बिहार भटका हुआ है, अगर उसको सही इंसान मिल जाए उसको संभालने के लिए तो वो बहुत ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वो अभी भी उतना ही ज़्यादा उसका लैंड फर्टाइल है, रिवर है, रिसोर्सेज सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ पे अगर सही तरीके से डेवलप किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है, वहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीवन अच्छा बढ़िया से हो सकता है। वहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा ही विनम्र है, मेहनती है, तो इस तरीके से हो सकता है। इसका जो स्लोप होता है ये जेंटल स्लोप होता है, मतलब बहुत कम होता है, जेंटल स्लोप। एक तुम्हारे बुक में दिया होगा दुआर्स चोज तेरई, ये कंफ्यूज करेगा है ये क्या, ये एलुवियल प्लेन ही है, पर दुरई एलुवियल प्लेन को उसको बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट को, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जहाँ हिमालय का फुट हिल है, मतलब जहाँ पहाड़ नीचे होता है, जहाँ प्लेन शुरू होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में उसको दुआर बोलते हैं। चोज पंजाब में जहाँ पहाड़ नीचे सबसे प्लेन है उससे पंजाब में चोस बोलते हैं, और तराई यूपी वाली जगह में, नॉर्थ इंडिया में या नेपाल में, साउथ नेपाल और नॉर्थ इंडिया, वहाँ तराई बोलते हैं। तराई तो पता ही है सबको,
तो दुआर्स, चोस और तेरई, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी एग्जाम में पूछ लिया अगर भूले भटके। तो दुआर्स उसे बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के नीचे में, पहाड़ के नीचे में जो प्लेन है उसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल वाला। चोस मतलब पंजाब वाला, और तेरई मतलब नॉर्थ इंडिया या साउथ नेपाल। अब जो ये एलुवियल सॉइल होता है वो किस चीज में रीच होता है, इसमें क्या होता है ऐसा जो बहुत फर्टाइल है? पोटास, लाइम, लाइम मतलब चूना पत्थर जो एसिडिक को बेस बना देता है, और फास्फोरिक एसिड। देखो तुम्हें पोटास, लाइम और ये बहुत सारी मिट्टी में मिल जाएगा, पर फास्फोरिक एसिड सब में नहीं मिलता, जो मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे फर्टिलाइज करते हैं, पर ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन है जो मिट्टी में चाहिए, और ये एलुवियल सॉइल में होता है, इसलिए एलुवियल सॉइल बहुत ही खास सॉइल कहा जाता है क्रॉप के लिए। तो पोटास, लाइम और फास्फोरिक एसिड, तीन चीज। फास्फोरिक एसिड एकदम ध्यान रखना कि एलुवियल सॉइल में फास्फोरिक एसिड होता है, पोटास और लाइम तो याद ही रहेगा। तो ये होता है, इसलिए बहुत फर्टाइल होता है। कौन कौन सा इसमें हो सकते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पर तीनों चीज उपलब्ध है, तो कौन से क्रॉप हो सकते हैं? शुगर कैन, पैडी, पैडी मतलब चावल, धान, वीट गेहूं, और पल्सेस दाल, ये सब बहुत ही अच्छे से, यही सब जरूरी है जीवन के लिए, ये सब इस सॉइल में बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये था, ये है एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो मेन बात था वो मैंने समझा दिया इसमें ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? पेरेंट रॉक, कोई भी सॉइल रॉक से बनता होता है जिसे पेरेंट रॉक कहते हैं, और क्लाइमेट, दो चीज पे डिपेंड करता है। इसके लिए ड्राई क्लाइमेट चाहिए, कोस्टल वाला रीजन जैसे डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, बसाल्ट, इस वाले सॉल्ट को बसाल्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के ज्वालामुखी से आया हुआ है, ज्वालामुखी के अंदर का मटेरियल आया, फिर यहाँ पे सूख गया, जैसे ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, ये वाला पार्ट ही ये डेक्कन ट्राइब कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है डेक्कन से आया, यहाँ पे वो लावा बन के ज्वालामुखी यहाँ पे आके वो ठंडा हो गया, इसीलिए इसे डेक्कन ट्राइब कहते हैं, मतलब दक्षिण से आया। और ये क्योंकि वो ज्वालामुखी का लावा था, तो मटेरियल जो लेके आया वो ब्लैक था, वो सूख करके फिर रॉक, ब्लैक रॉक वेदर्ड हो गया, तो वो ब्लैक सॉइल बन गया। ठीक, और क्लाइमेट कंडीशन के कारण वो उसका फर्टिलिटी डिपेंड करता है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, ड्राई सीजन होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये प्लेट्यू वाले रीजन में, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, मालवा वाला प्लेट्यू, एमपी और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कंफ्यूज कर सकता है, छत्तीसगढ़ याद रखना, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तो याद ही रहे। अब थोड़ा सा वो आंध्र प्रदेश की तरफ भी चला जाता है, ये कृष्णा वैली के साइड में, कृष्णा साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी, मतलब तुम्हें साउथ में भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के साइड में जो थोड़ा फैला हुआ है, मान लो ये सब वाले जगह पे यहाँ पे मिल जाएगा। कैसा होता है ये मिट्टी? एक्सट्रीमली फाइन, बहुत छोटा पार्ट, क्लेई टाइप से होता है, एक्सट्रीमली फाइन, क्योंकि बहुत पुराना मिट्टी है, बहुत पहले ज्वालामुखी आया था, तो वो टूट के बहुत ही फाइन बन गया है, तो एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी होल्ड करने का बहुत कैपेसिटी होता है, टू होल्ड, इसीलिए यहाँ पर कपास भी उगाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? पोटास तो तुम्हें मैक्सिमम सॉइल में मिल जाएगा, पोटास, लाइम,
और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ये भी होता है, जिसकी जो कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर एरिएशन होता है, मतलब एरिएशन इसमें हल्का मिट्टी होता है, प्रॉपर एरिएशन। तो ये है ब्लैक सॉइल का कहानी। इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है रेगुर सॉइल कहीं लिखा जाता है तो वो ब्लैक सॉइल ही कहते हैं। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और ये सॉइल जो डेक्कन ट्रैप में है, महाराष्ट्र वाला जगह में, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल बहुत ज़्यादा सही है कपास की खेती के लिए। यहाँ कपास होता है, थोड़ा ड्राई सीजन भी होना चाहिए कपास की खेती के लिए। ये मिट्टी तो होना ही चाहिए पर क्लाइमेट भी होना चाहिए बढ़िया। तो ये हो गया ब्लैक सॉइल के बारे में। अब पढ़ते हैं हम रेड येलो सॉइल। ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा पर क्या कर सकते, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा ध्यान से। तुम स्पीड करके देख लेना अगर मन करे तो। मैं कोशिश करी हूँ फटाफट करवा दूँ रेड एंड, पर फटाफट कराने से क्या हो, जब समझ में नहीं आएगा तो एक ऐसे एक एवरेज स्पीड लेके चलते हैं ताकि समझ में भी आ जाए और जल्दी भी हो जाए। रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या होता है? इग्नियस रॉक, वही ज्वालामुखी वाला रॉक है। लो रेनफॉल, रेनफॉल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू। ये कहाँ होता है? इग्नियस रॉक में होता है, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ लिख देना डेक्कन प्लेट्यू, मतलब ये है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो ईस्टर्न ये वाला पार्ट, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये हो जाएंगे। ईस्टर्न और सदर्न वाले पार्ट में ये होता है रेड एंड येलो सॉइल, पार्ट ऑफ प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। याद है ना, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न वाले पार्ट में होते हैं रेड येलो। इसलिए कहाँ कहाँ हो सकता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, पिडमोंट जोन ऑफ, पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में हो जाएगा ये। इसमें क्या होते हैं? एफी आयरन ज़्यादा होता है इसमें, ये इसीलिए सॉइल दिखता है। सॉइल में जो आयरन होता है पानी दो तो फिर वो ब्राउन दिखने लगता है, तो आयरन होता है इसमें। और मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, येलो कब दिखता है? ये येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जिसमें जब इसमें पानी डाल दो तो ये येलो दिखने लगता है, हाइड्रेटेड फॉर्म। रेड एंड येलो, जब इसमें पानी रहेगा तो येलो दिखने लगेगा। इसमें कमी होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। इसमें किसका कमी होता है? डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और ह्यूमस। इसमें ये चीज़ का, इसमें फर्टिलाइज करना पड़ेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस डाल करके, तो ये डेफिशिएंट होता है, याद रखना। रेड और इसमें आयरन ज़्यादा होता है, येलो दिखता है पानी देने के बाद, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। पर इसमें डेफिशिएंट क्या होता है? नाइट्रोजन, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का इसमें डालना पड़ेगा खाद, इसको उपजाऊ बनाने के लिए। अब लैटेराइट सॉइल के बारे में देखते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल क्या होता है? लैटेराइट का मतलब होता है ब्रिक, लैटेराइट का मतलब होता है ब्रिक।
ये कहाँ होता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए, मतलब एक बार सूखा और एक बार पानी वाला सीजन, इसके लिए लेटराइट के लिए। तभी तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये सॉइल एसिडिक होता है, लेटराइट सॉइल कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसका पीएच जो होता है लो लेस देन 6 होता है पीएच, लेटराइट होता है। इसमें बेस डाल के इसको फर्टिलाइज बनाया जा सकता है। कहाँ होता है ये? सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में होगा। ओडिशा, एक जगह डाइवर्स मिट्टी हो सकता है, वेस्ट बंगाल। इसका पीएच ये एसिडिक होता है, लेटराइट याद रखना एसिडिक होता है, मेन चीज इसमें ये है। और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी कहीं कहीं होता है ये, मणिपुर मणिपुर वाले रीजन में। सम प्लेस कहीं कहीं ये एवरग्रीन भी इसमें हो जाता है पेड़, एवरग्रीन वाली जगह पे डेसिडियस। कहीं ह्यूमस रिच, अदरवाइज ह्यूमस पुअर। एवरग्रीन डेसिडियस टाइप वाले फॉरेस्ट में भी मिल जाएंगे ये। पर देखो ये इतना होने के बावजूद भी एसिडिक है, पर यहाँ पे दो चीज हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। ग्रोइंग लेटेराइट सॉइल में क्या ग्रो कर सकते हैं? टी और कॉफी, टी और कॉफी। उसको सही से सॉइल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से, सॉइल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। जहाँ पे बहुत बारिश होता है ना, वहाँ ना एकदम से नीचे चला जाता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, लीचन जिसे कहते हैं, वो चला जाता है अंदर में, लीच होकर के, लीचिंग जिसे कहते हैं। पर वो और मिट्टी वो ये बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, एसिड रह जाता है ऊपर में, बाकी सारा चीज़ अंदर चला जाता है। जब बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होता है ना, वहाँ का पानी एसिड, वहाँ का सॉइल एसिडिक होता है। और जहाँ बहुत हमेशा इरीगेशन होते रहता है, सूखा जगह पे जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर में ये रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, तो वहाँ बेसिक हो जाता है मिट्टी। तो कॉफ़ी और टी यहाँ पर रिच ये कर सकते हैं, हम सही से मैनेज करके उगा सकते हैं। काजू भी उगा सकते हैं यहाँ पे, कैसियो। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। इस जगह पे क्या उगा सकते हैं हम लोग? चाय, कॉफ़ी, काजू। यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है ना, वो वेस्टर्न घाट वाले पहाड़ वाले जगह, पहाड़ी जगह पे है, जिसका स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इरोजन का बहुत खतरा है, इरोजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू देयर पोजीशन। ये था, मिट्टी एसिडिक होता है, काजू, चाय, कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं, और इरोजन बहुत होता है यहाँ पे। और ये वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाली जगह में होता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट इसलिए होता है कि जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये एसिडिक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो नीचे चला जाता है पानी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये हो सकता है। तो ये था लेटेराइट। अब एरिड सॉइल देखते हैं। एरिड सॉइल, ये रेड होता है। एरिड सॉइल
एयर एरिड सॉइल रेड याद रखना, रेड होता है, रेड टू ब्राउन। रेड येलो सॉइल दूसरा था सॉइल, ये एरिड सॉइल भी रेड और ब्राउन होता है, ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का भी पूछ ली कोई तो रेड एंड ब्राउन होता है, सैंडी होता है और स्लाइम होता है। बोले ना सूखा जगह पर पानी इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पानी, वहाँ सिर्फ नमक रह जाता है, तो ये होता है सैंडी और स्लाइम, सैंडी एंड स्लाइम। लेक ऑफ ह्यूमस, यहाँ ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता है। लेक ऑफ इसमें कंकर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम से बहुत ज़्यादा होता है कंटेंट। पूछिए एरिड सॉइल में कैल्शियम कितना क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंटेंट, डाउनवर्ड। और इसकी वजह से जो कंकर या कैल्शियम नीचे चला जाता है, इसलिए पानी फिल्टर नहीं, पानी अंदर रोक लेता है अंदर जाने से, रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन मतलब यहाँ जो सॉइल है वो सॉइल का ये प्रॉपर्टी है कि पानी अंदर जाने नहीं देता। अगर ठीक से हम मिट्टी को ठीक कर दे, पानी को अंदर भेज दे, तो यहाँ भी क्रॉप ग्रोन हो सकता है। प्रॉपर इरिगेशन, irrigation of soil become cultivated मतलब एरिड सॉइल रेड से ब्राउन होता है, ये सूखे जगह पे होता है, स्लाइम होता है, सैंडी होता है, ये इसमें कैल्शियम कंटेंट अंदर चला जाता है जो पानी को फिल्टर अंदर नहीं जाने देता है, इसलिए पेड़ यहाँ ग्रो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगर सही से इरिगेशन फैसिलिटी हो, मिट्टी को काम किया जाए तो यहाँ भी क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। ये था एरिड सॉइल के बारे में, सूखी जगह पे होता है। अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ये हिली एरिया में होता है, माउंटेन वाली जगह पे। लोमी सॉइल होता है, लोमी में जिसमें सिल्ट, ह्यूमस, सिल्ट, सैंड सब हो। लोमी का मतलब क्या होता है, सिल्ट, सैंड और क्ले तीनों, एसिडिक विथ लो ह्यूमस। एसिडिक होता है, माउंटेन वाला एसिडिक होता है। जहाँ ह्यूमस नहीं जाएगा, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है, तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कोर्स ग्रेन मतलब बड़ा बड़ा पत्थर टाइप होता है, ग्रेन इन अपर स्लोप, जरा टूट, पहाड़ पे तो नीचे आएगा तब तो टूटेगा ना, टूटा ही नहीं पत्थर तो बड़ा बड़ा होगा, अपर स्लोप। स्नो कवर रहता है यहाँ पे, स्नो कवर एरिया, एसिडिक, लो ह्यूमस। लोअर पार्ट जो होता है पहाड़ के नीचे वाला वो फर्टाइल होगा, लोअर पार्ट फर्टाइल, तो ये होगा फॉरेस्ट सॉइल। सॉइल खत्म हो गया, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। लास्ट है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसका तरीका है गलीज, बैडलैंड, in the Chambal Basin
such land called ravines. जो बैड लैंड होता है उसको चंबल बेसिन पे रेविन बोलते हैं। बहुत बड़ा रेविन लिखा रहता है, ध्यान से देखना। रेविन्स, सीट इरोजन, कंटूर फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, Western and Central Himalaya have well developed terrace farming और स्ट्रीट क्रॉपिंग। मैंने पिछले क्लास वाले वीडियो में भी बताया कैसे सॉइल को इरोजन से बचाया जा सकता है। बहुत सारा कंटूर प्लॉइंग होता है, टेरेस प्लॉइंग होता है। वो होता क्यों है? इरोजन। देखो क्या होता है, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से बहुत सारे गली में पानी निकलने लगता है। पानी छोटा छोटा पार्ट से निकलता है, ठीक। बैड लैंड भी बोलते हैं उसे, बैड लैंड। तो इस तरीके का जो लैंड चंबल वाले रिवर में जगह में होता है तो उसे कहते हैं रेविन मतलब बैड लैंड। अब देखो सीट इरोजन, पूरा सीट चला जाता है दूसरे जगह, उसे बोलते हैं पूरा लैंड उठ करके कम हो जाता है, सीट इरोजन। और इससे कैसे कंजर्व किया जा सकता है? कंट्रोल फ्लोइंग। कंट्रोल फ्लोइंग वो होता है, जैसे मान लो ये स्लोप है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे घेर दिए पत्थर उत्थर से, यहाँ पर कर लिए। और एक चीज, मान लो ऐसे स्लोप है तो हम इधर से ही फ्लो करेंगे तो मिट्टी तो नीचे जाएगा। अगर हम इसका राइट एंगल पे करेंगे तो मिट्टी रुक जाएगा कटने से, इसको कंट्रोल फ्लोइंग कहते हैं। और टेरेस प्लेइंग मतलब ऐसे पहाड़ जैसे एक एक करके बनाएंगे ताकि मिट्टी को इरोजन से बचा पाए। तो सेंट्रल और जो ये है कुछ हिमालय जगह पे ये सारा काम किया जा रहा है जिससे सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है इसको 3-4 भाग में बांट दिए, यहाँ पर एक क्रॉप लगा दिए, यहाँ पर दूसरा क्रॉप लगा दिए, यहाँ पर दूसरा क्रॉप लगा दिए। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन से बच जाता है। एक टाइम अगर एक खाली हुआ तो दूसरा बचा लेता है। तो ये था, चैप्टर खत्म हो गया। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।